हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 हिंदी की क्षितिज बुक का चैप्टर नंबर 1 जो है दो बैलों की कथा। इसे प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। वह एक अपने समय के बहुत ही अच्छे कवि पाठक व कवि रहे हैं। ठीक है, लेखक व कवि रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी ये लिखी गई एक कहानी जिसका नाम है दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम देखो, सबसे अगर हमसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन कौन सा जानवर है, तो हम क्या कहेंगे कि हम उसे क्या बोलेंगे, गधा। कि गधा ही सबसे बुद्धिहीन जानवर है। हम जब किसी व्यक्ति को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं, है ना। जब हम किसी व्यक्ति को क्या है गधा कहते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो मूर्ख है, ठीक है, मतलब कि वो बेवकूफ़ है। तो इसलिए जो प्रेमचंद जी हैं उन्होंने कहा है कि जब हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि तू बेवकूफ़ है, हम उसे बेवकूफ़ न कहकर हम उसे क्या कहते हैं, गधा, कि तू गधा है। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। अब देखो, क्या गधा सचमुच बेवकूफ़ है? क्या वो बेवकूफ़ पैदा हुआ था? नहीं, वो क्या सीधा है। जो लेखक है उन्होंने क्या है, जो गधा है उसकी क्या क्या खूबियाँ बताई है कि वो एक तो सीधा है, ठीक है, उसकी सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता का अर्थ होता है सुरक्षित सहनशीलता, मतलब वह किसी को कुछ नहीं कहता, ठीक है। सहनशील है वो बहुत ही, ठीक है, जैसे बहुत काम करता है, वो मेहनत करता है। और क्या है, वह किसी को जैसे अब मान लो कुत्ता हो गया, ठीक है, वो अगर उसको परेशान करेंगे तो तुम्हारे पीछे पड़ जाता है वो। अब जैसे गाय हो गई, वो सींग मारती है, लेकिन क्या है, जो गधा है वो ऐसा कुछ नहीं करता, वो क्या है, बहुत सहनशील है और मासूम है, ठीक है। और आगे देखिए, गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास की सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। इन्होंने कहा है, लेखक ने कहा है कि गाय को आपने देखा सींग मारते हुए, लेकिन सींग तो मारते हैं, लेकिन जब वो गाय ब्याई हुई होती है, मतलब वो क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है वो गाय, जब उसके पेट में क्या होता है, गाय का बच्चा होता है गाय के पेट में, तो क्या है, वह क्या एक सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। अगर उसके बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो क्या है, वो सींग तो मारती है, साथ में ही उसको क्या है, छोड़ती नहीं है फिर, ठीक है, वो सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। गरीब, अब आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुत्ते को लेखक ने गरीब जानवर क्यों कहा है, ठीक है। तो इसका उत्तर आगे बनेगा कि लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। देखो, अब कुत्ता क्यों गरीब जानवर कहा गया है? गरीब हम उसे कहते हैं जिसके पास कुछ नहीं होता। अब कुत्ता है, देखिए, अब वो क्या है ना, तो उसके पास खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्थित चीज़ें होती है ना, लोग उसके ऊपर पत्थर मार देते हैं बिना बात के, ठीक है। वह कहीं पे अगर बैठता है तो लोग उसे वहाँ से भगा देते हैं, वह ऐसी गलियों में घूमता रहता है। तो इसलिए क्या है, कुत्ते को लेखक ने गरीब जानवर कहा है। या ये भी प्रश्न आ सकता है कि सबसे गरीब जानवर लेखक ने किसे कहा है, तो आपका उत्तर होगा कुत्ते को। ऐसे ऊपर हमने देखा था कि ऐसी कौन कौन सी खूबियां हैं जो गधे में होने की बात लेखक ने कही है। तो इसका अर्थ होगा कि वह सीधा है, वह सहनशील है, ठीक है, वह दूसरों के लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता, वह कभी क्या नहीं होता, अब हम आगे पढ़ेंगे कि वो कभी क्रोध नहीं करता, ठीक है। अब देखो, जैसे कुत्ते को, किंतु गधे को भी कभी क्रोध करते न सुना न ही देखा। अब लेखक कहता है कि हमने वैसे तो बहुत से जानवरों को क्या है, जैसे लड़ते झगड़ते हुए, लोगों को क्या परेशान करते हुए देखा है, लेकिन जो कुत्ता है
वो भी देखो, जैसे हमने उसे गरीब जानवर कहा, लेखक ने लेकिन कहा है कि कुत्ते को भी कभी कभी क्रोध आ ही जाता है, लेकिन गधा एक ऐसा जानवर है जिसे कभी क्रोध नहीं करते नहीं सुना न देखा, मतलब कुत्ते को कभी क्रोध नहीं आता। ठीक है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास उसके सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी दिखाई न देगी। अब देखो, अब यहाँ से भी आपका उत्तर बन सकता है कि लेखक ने कुत्ते को सबसे गरीब जानवर क्यों कहा है, क्योंकि जितना चाहो गरीब को मारो। अब गरीब की जगह आप कुत्ते का प्रयोग कर सकते हो कि जितना चाहो कुत्ते को मारो, चाहे जैसा खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। ठीक है। तो इसलिए क्या है, लेखक ने उसे कुत्ते को क्या है, गरीब जानवर कहा है। आगे देखिए, वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। ठीक है। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद का अर्थ होता है दुख, उदासी। कि उसके चेहरे पर क्या है, वो कभी खुश होते नहीं देखा हमने। चाहे वो क्या है, वैशाख के माह में थोड़ी बहुत क्रीड़ा, कुलेल का अर्थ होता है क्रीड़ा, मतलब खेल लेता हो, लेकिन वैसे वो क्या है, पूरे साल भर क्या है, कभी खुश नहीं होता। वह हमेशा क्या है, क्या रहता है, उदास रहता है। ठीक है। उसके चेहरे पर क्या है, उदासी छाई रहती है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने भी गुण हैं वे सभी उसमें प्रकाशित हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। अब लेखक ने कहा है कि देखिए, ये सभी गुण क्या हैं, किसके होते हैं, एक ऋषि मुनियों के तो होते हैं ये सभी गुण, लेकिन अब देखो, अब आपने ये सारे गुण पढ़े कि ऋषि मुनि भी कभी क्रोध नहीं करते। ठीक है। वो हानि लाभ हर स्थिति में क्या है, अपनी दशा को क्या है, स्थिर रखते हैं। वह कभी ये नहीं होता उन्हें कि लालच नहीं होता उनमें। ठीक है। वह बिना किसी भेदभाव के अपना काम करते हैं। ठीक है। तो ये सभी क्या है, ऋषि मुनियों के गुण हैं। परंतु ये सभी क्या है, हम देख सकते हैं कि गधे में बहुत ही प्रकाष्ठा में पहुंच गए हैं, मतलब सीमा, अंतिम सीमा पर पहुंच गए हैं, बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। ठीक है। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। मतलब कि देखो, वैसे तो हमने देखा कि उसमें बहुत सारे गुण हैं, लेकिन फिर भी क्या है, हम उसे बेवकूफ़ कहते हैं। तो आदमी उसे बेवकूफ़ क्यों कहता है, क्योंकि वह क्या है, लोगों से क्या है, लड़ाई झगड़ा करना नहीं जानता। लड़ाई झगड़ा इन द सेंस कि लोगों को परेशान नहीं करता। जैसे कुत्ता भी कभी कभी क्रोध कर देता है, वो कभी क्रोध नहीं करता। ठीक है। तो इसलिए क्या है, आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, नहीं कभी सुना। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए न, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा। अब जो लेखक हैं, अब वो भारतवासियों का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे यहाँ पे गधे में क्या हो रही है, उसके सद्गुणों का क्या हो रहा है, अनादर हो रहा है, उसी प्रकार संसार के लिए अब कहा है कि संसार में क्या है, सीधापन उपयुक्त नहीं होता, अच्छा नहीं होता। ठीक है। जैसे कि देखिए, अब जैसे भारतवासी है, उनकी अफ्रीका में क्या दशा हो रही है। ठीक है। बहुत ही बुरी दशा है भारतवासियों की अफ्रीका में, और उन्हें अमेरिका में भी नहीं घुसने दिया जाता। क्यों? क्योंकि वो क्या है, सीधे हैं, उनमें क्या है, सद्गुण हैं। कौन कौन से सद्गुण हैं भारतवासियों में? बेचारे शराब नहीं पीते, चार पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतवासियों में कौन कौन से सद्गुण लेखक ने चित्रित किए हैं अपनी पाठ में। तो कौन कौन से हैं कि वो शराब नहीं पीते। ठीक है। वे शराब नहीं पीते, और क्या हो सकता है, देखिए एक मिनट, वे शराब नहीं पीते, चार पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते,
4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं। ठीक है, ये उनकी क्या है, विशेषताएं हैं क्योंकि भारतवासियों की। ओके, आगे देखिए, कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। कौन करते हैं नीचा जीवन के आदर्श को? भारतवासी। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। अब लेखक ने कहा है कि अगर वो भी क्या है, ऐसे अपने इन गुणों को छोड़कर अगर वे भी युद्ध में क्या लिखते, भाग लेते, अगर कोई उनको क्या है, लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते, ठीक है, दूसरे देशों को, तो वो भी क्या है, सभ्य कहलाने लगते। जैसे कि जापान, वैसे जापान सभ्य नहीं कहलाता था, लेकिन जो हिरोशिमा और नागासाकी का एक युद्ध हुआ था उसमें उसने क्या है, अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया और विजय प्राप्त की। तो उसमें क्या है, उसने जो जापान है, तब से लोग क्या है, जापान को एक सभ्य जातियों में गण्य मानते हैं। लेकिन गधा का एक छोटा भाई भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। अब लेखक ने कहा है कि गधे, अब हमने गधे के बारे में पढ़ा कि गधा क्या है, सीधा है, सहनशील है, वह कभी क्रोध नहीं करता। ठीक है, वो क्या है, उसे लोग ऐसे ही पत्थर मार कर भगा देते हैं, उन्हें गला सड़ा खाना खिलाते हैं, फिर भी लोग उसमें इतने गुण होने के बावजूद भी लोग उसे क्या कहते हैं, बेवकूफ़ कहते हैं। वैसे ही उसका एक छोटा भाई भी है जो उससे कम ही गधा है, उसका नाम है बैल। ठीक है, बैल बुद्धि जिसे हम बोलते हैं, लोगों को बोलते हैं ना बैल बुद्धि। तो बैल का प्रयोग भी हम कैसे करते हैं, जिस प्रकार हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ के बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया के अर्थ है गाय का बच्चा, बछिया होता है, ठीक है, उसका ताऊ यानी कि बैल। बैल का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हम किसी व्यक्ति को क्या है, बेवकूफ़ कहते हैं, बैल बुद्धि है ये तो, है ना। गधा तो कहते ही हैं, साथ में भी कहते हैं ना बैल बुद्धि है ये तो उस प्रकार कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और कभी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। अब जो लेखक है वो कहते हैं कि लोग है ना, वैसे तो गधे को जैसे गधे को मानते हैं, वैसे ही क्या है, बैल को भी सर्वश्रेष्ठ मानते हैं मूर्खता में। लेकिन लेखक क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है, हर बैल एक प्रकार का नहीं होता। कभी कभी क्या है, बैल मारता भी है, ठीक है, कई बार अड़ियल बैल भी होते हैं, ठीक है, और रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। देखो गधा क्या था, गधा क्या है, कभी अपना दुख प्रकट नहीं करता, खुशी प्रकट नहीं करता, क्रोध प्रकट नहीं करता। लेकिन बैल उससे थोड़ा अलग है। बैल क्या है, अपने स्वभाव, अपने जो भाव होते हैं मन के, उनको क्या है, प्रकट करता है, इसलिए हमने उसे क्या है, गधे से नीचा ही कहा है। ठीक है, लेखक ने क्या कहा, उसे गधे से नीचा ही कहा है। झूरी काछी के दोनों बैलों का नाम थे हीरा और मोती, दोनों पछाई जाति के थे। अब आप बोलोगे पछाई क्या होता है? पछाई एक बैलों की प्रजाति होती है, ठीक है, जैसे नस्ल बोलते हैं हम, जैसे ब्रीड, ठीक है। तो झूरी काछी एक व्यक्ति का नाम है, उसके पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। वे दोनों कौन सी जात प्रजाति के थे? पछाई। तो आपसे एक मार्क्स में पूछा भी जा सकता है कि जो हीरा और मोती थी उनकी कौन सी प्रजाति थी, तो आप क्या अर्थ दोगे? पछाई जाति। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। अब उनकी विशेषताएं बताई गई कि वो कैसे थे। वो देखने में तो बहुत सुंदर थे, काम भी बहुत अच्छा सा करते थे। चौकस मतलब अच्छा, काम अच्छा करते थे। डील में ऊंचे, डूइन मतलब ऊंचाई, लंबाई, क्या थे वो? लंबे थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में क्या है, भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते थे, हम तो नहीं समझ सकते। अब देखो, अब लेखक ने कहा है कि क्या, अब जैसे वो दोनों एक साथ रहते थे तो वो इतने गहरे मित्र बन चुके थे, इनमें इतना भाईचारा हो गया था
कि वह एक दूसरे के पास बैठे बैठे एक दूसरे से मूक भाषा में, देखो वो बोल तो नहीं सकते हमारी जैसी भाषा, तो वो कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? मूक भाषा का। ठीक है, तो आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो क्या नाम था हीरा और मोती थे, वो कौन सी भाषा में का प्रयोग करते थे वार्तालाप करने के लिए? तो मूक भाषा का। ठीक है, और वो क्या है? मूक भाषा में ही एक दूसरे के मन के विचारों को समझ जाते थे। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी वंचित है। अब वो देखो, मूक भाषा में एक दूसरे की बात समझ लेते, तो हम तो नहीं समझ सकते ऐसे, है ना? लेकिन अब उनमें अवश्य ही कोई ऐसी शक्ति छिपी है, एक ऐसी शक्ति है जिसका प्रयोग करके वो एक दूसरे के मन की बात जान लेते हैं। ठीक है, परंतु मनुष्य है जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है जीवों में, ठीक है, जिसे समझ है, जिसमें दिमाग है, वो क्या है? इन सब चीज़ों से वंचित है। मतलब उसे पता नहीं है इन चीज़ों का कि कौन सी गुप्त शक्ति उनके अंदर ऐसी कि वे मूक भाषा में ही एक दूसरे के मन की बात जान लेते हैं। दोनों में एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। अभी 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों आपस में प्रेम कैसे प्रकट करते थे? चाटकर और सूंघकर। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। अब दोनों बैल थे, वो क्या करते थे? एक आधी बार सींग भी मिला लिया करते थे, मतलब ये एक का सींग है और ये दूसरे का सींग। अब आप सोचोगे कि उनकी लड़ाई होती होगी, है ना, जैसे। ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे कि सींग मिला लिया करते थे, है ना? कैसे सींग मिला लिया करते थे? अब हम सोचेंगे कि लड़ाई करते होंगे भाई, वो नहीं, वो लड़ाई नहीं करते थे। वो क्या करते थे कि जिसे अपना प्रेम प्रकट करने के लिए, विनोद मतलब प्रेम, अपना प्रेम के भाव से क्या एक दूसरे के साथ सींग मिला लिया करते थे। आत्मीयता के भाव से जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, ढोल धप्पा होने लगता था। उनके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी बहुत हल्की सी है। ढोल धप्पा का अर्थ होता है क्रीड़ा। ठीक है, खेलने लगते थे वो आपस में सींग मिलाकर। ठीक है, क्या है? आपस में दोनों मित्र क्या है? खेलने लगते थे। दोनों मित्र कौन? दोनों बैल। ठीक है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है। अगर 2 मित्र हैं, अगर वो मजाक मस्ती ना करें तो क्या है? मौज मस्ती ना करें तो क्या है? वो जो उनकी जो दोस्ती है वो दोस्ती नहीं लगती। ठीक है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। ओके, जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो दोनों और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर में संध्या को दोनों खोलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। अब बैल है, बैलों का क्या काम होता है? खेत जोतना। अब जब वो गाड़ी में लगाए जाते, ठीक है, हल में लगाए जाते खेत जोतने के लिए, एक हल कुछ ऐसा प्रकार का एक क्या होता है, एक ऐसा, हाँ, कुछ इस प्रकार का, ये अच्छा नहीं बना, कुछ इसी प्रकार का क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम क्या यूज़ करते हैं, किस में यूज़ करते हैं, जिसे हम करते हैं उसे हल का किस में प्रयोग होता है? खेत जोतने में। ओके, अब जब उन्हें जोत दिया जाता, उसके अंदर जोत देने का अर्थ उसमें लगा दिया जाता, तो वो क्या करते हैं कि अपनी गर्दन हिला हिला कर चलते, जिससे कि हर कोई, मान लो हीरा सोचता कि मेरी गर्दन पर ज़्यादा बोझ रहे, ठीक है, कि मोती की गर्दन पर कम रहे, और मोती सोचता कि मेरी गर्दन पर ज़्यादा रहे, हीरा की गर्दन पर कम रहे। उनमें इतनी अच्छी दोस्ती थी। ठीक है, नाद में, और जब वो शाम के समय क्या है खोल दिए जाते हैं तो एक दूसरे को चाट चूट कर, हमने पढ़ा ना कि चाट चूट कर, सूंघ कर अपने प्रेम प्रकट करते हैं, तो उसी प्रकार जब वो खोल दिए जाते हैं तो चाट चूट कर क्या है अपनी थकान मिटा लिया करते हैं। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। तो देखिए, संयोग की बात, झुरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे, मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने। देखिए, एक बार क्या हुआ कि जो
झूरी था उसने गोई यानी बैलों को जोड़ी को क्या है ससुराल भेज दिया। किसके? खुद के ससुराल भेज दिया बैलों की जोड़ी को। ठीक है, दोनों बैलों को कहा है अपने जो साले गया थे उनके पास भेज दिया। अब बैलों को क्या पता कि उन्हें क्यों भेजा जा रहा है, उन्हें तो लगा कि भाई मालिक ने हमें बेच दिया। ठीक है, अब अपना ये बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने। ठीक है, अब देखो जो झूरी था उसने कुछ दिनों के लिए बेचा था, लेकिन उन्हें लगा कि हमें मालिक ने क्या बेच दिया। पर झुरीनी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे खींचता तो दोनों पीछे की जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे कर हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। देखिए अब क्या हुआ कि अब वो उन्हें भेज तो दिया गया, झूरी ने क्या है अपने सारे गया के साथ उन्हें भेज तो दिया, लेकिन उसे वहाँ तक दोनों बैलों को ले जाने में उसके घर तक क्या है दांतों तले पसीना आ गया। मतलब उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। अगर वो थक जाता, खड़ा होता तो क्या है वो भागने की कोशिश करते दोनों बैल। पगहिया पकड़कर आगे खींचता तो दोनों पीछे की को जोर लगाते। अगर वह उन्हें पकड़कर आगे की तरफ खींचता तो वो पीछे की तरफ भागने के लिए जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते डराने के लिए उसे। ठीक है, अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते तो कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। हमने तो तुम्हारी सेवा में करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर इतनी मेहनत न से काम न चलता तो और काम ले लेते। हम तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ दिखाया खिलाया और सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। अब जो लेखक है वो ये कथन किसके द्वारा कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है ये बैलों ने कहा है कि अब वो क्या है झूरी से शिकायत कर रहे हैं कि तुमने देखो अगर हम तुम्हारे काम करने के लिए क्या कर रहे थे तत्पर थे, लेकिन तुमने क्या किया हमें बेच दिया। अगर हम जितनी मेहनत करवा रहे थे हमसे अगर उससे ज़्यादा करवा लेते तो हमें कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन तुमने हमें बेच कर अच्छा नहीं किया। हम तो तुम्हारी चाकरी में ही तुम्हारी सेवा करते हुए मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की है ना, कि तुम मुझे हम एक ऐसा ही खाना खिलाते थे हम सिर झुकाकर खा लेते थे। फिर भी तुमने क्या है हमें इसके हाथ दे दिया। इस जालिम कौन है? गया। ठीक है, इसके हाथ दे दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो दोनों ने एक ने भी मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। अब क्या हुआ कि अब उन्हें क्या अपने घर से जाना पड़ा। अब जब वो अपने घर से नए घर पे पहुँचे तो क्या है उन्हें वहाँ पे कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगी। वो बहुत भूखे थे, लेकिन उन्हें क्या है खाना तक नहीं खाया। उन्हें ये नए आदमी, नए गांव, ये सारे क्या लगते बेगानों से, मतलब बेगाने, पराये लगते थे। ठीक है, दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, कनखियों से देखा और लेट गए। दोनों ने क्या किया अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे की कनखियों से देखा, मतलब तिरछी आंखों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगही तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। अब देखो वो क्या करने लगे, अब वो आ तो गए थे, अब वो क्या कर रहे थे वहाँ से जाने का प्लान कर रहे थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि जब सारे लोग सो जाएंगे तब क्या है घर जाएंगे। तो जब सारे लोग सो गए तो उन्होंने क्या किया, एक झटके मारकर ही पगहे, मतलब जो रस्सी के साथ उन्हें बांधा गया था वो क्या है उन्हें तोड़ दी। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई।
वो पगहे बहुत मजबूत थे। अब वैसे ही अनुमान लगाया जाए तो कोई ऐसे उन्हें तोड़ कर नहीं भाग सकता था, लेकिन अब इस समय क्या हुआ था कि उनमें इतना जोश आ गया था अपने घर जाने के लिए कि उनमें दुगनी शक्ति आ गई थी। इसलिए उन्होंने क्या एक एक झटके में ही रस्सियों को तोड़ डाला। झुरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा ग्राव लटक रहा है, घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। अब क्या है कि झुरी ने क्या किया, जब वह सुबह उठा और बाहर देखा तो दोनों बैल के आगे खड़े थे, वो भाग आए थे वहाँ से। ठीक है, अब उनके गर्दन पर आधा आधा ग्राव मतलब रस्सी, आधी आधी रस्सी लटक रही थी टूटी हुई, घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे हैं। अब वो भागे भागे आए थे तो रास्ते में जो भी कीचड़ आया उसमें अपने पाँव दे दे के भाग आए। ठीक है, आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। विद्रोह में स्नेह कैसे? विद्रोह में मतलब विद्रोह के योग्य, मतलब जो विद्रोह करने लायक हो, ऐसा स्नेह झलक रहा है। ठीक है, विद्रोह में स्नेह का आप ऐसे मतलब निकाल सकते हो कि वह उन्हें क्या अपने मालिक से प्यार था, स्नेह था, और वो क्या है विद्रोह करके उन्हें पाना चाहते थे, तो इसलिए उसे विद्रोह में स्नेह कहा है कि उनकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। झुरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेम आलिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। अब जब उन्होंने अपने दोनों बैलों को वहाँ देखा तो बहुत खुशी के मारे क्या हुआ, खुश हो गया और दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। अब जो वो प्रेम आलिंगन और चुंबन का दृश्य वो बहुत ही मनोहर था, मतलब वो दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा था जब उन्हें गले लगाया गया। ठीक है, घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चित किया कि दोनों पशु वीरों का अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई घर से रोटियां लाया तो कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसा। अब देखो, अब जब लोगों ने यह देखा तो जो गांव के लड़के थे वो क्या हो गए, तालियां बजाने लगे, वहाँ पे जमा हो गए। और क्या हुआ कि गांव के इतिहास में यह घटना पहले भी हो चुकी थी, लेकिन क्या ये महत्वपूर्ण थी बहुत। क्यों थी? क्योंकि ऐसा अपने मालिक के प्रति किन्हीं दो बैलों का स्नेह बहुत ही आश्चर्यजनक था, यह पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए महत्वपूर्ण था। तो बाल सभा थी, मतलब जो बच्चों की वहाँ पे जो बच्चों ने टोली बना रखी थी अपनी, उन्होंने निश्चित किया कि इन जो दोनों बैलों को क्या है एक अभिनंदन पत्र देना चाहिए, मतलब कि अभिनंदन पत्र यानी कि इन्हें उपहार देना चाहिए कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया, इन्हें सम्मानित करना चाहिए। सम्मानित करने के लिए कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर क्या होता है, एक प्रकार का खाना होता है जो कि उनके आगे डाला जाता है पशुओं के आगे, कोई भूसी। ठीक है, भूसी भी एक प्रकार का चारा होता है। ठीक है, एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। अब एक बच्चा बोला कि ऐसे बैल क्या है किसी के पास नहीं होंगे कि ऐसे अपने मालिक के प्रति इतना अच्छा प्रेम। तो दूसरे ने समर्थन किया कि दोनों अकेले चले आए, देखो कितनी बड़ी बात है ना। अब तीसरा फिर बोला कि ये क्या है, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी, मतलब पूर्व जन्म के आदमी, मतलब पूरे जन्म में क्या रह चुके हैं, आदमी रह चुके हैं। इसका प्रतिवादन करने का किसी को साहस न हुआ, अगर मतलब उसका विरोध करने का कि तुम ये क्या बोल रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब उन्होंने ऐसा किसी भी व्यक्ति ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि उन्होंने अपनी ये घटना अपनी आंखों से देखी थी। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर खड़ा हुआ देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम है, बैल ही हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। अब झूरी की स्त्री थी, अब उनके घर गया तो मतलब स्त्री के मायके गई थी, है ना, जो दोनों बैल थे, लेकिन अब वहाँ से भाग आए थे तो क्या है, वो तो गुस्सा ही होगी, तो वो जल उठी, मतलब वो बहुत गुस्सा हो गया, आया उसे, और वह बोली कि कैसे नमक हराम है, एक दिन वहाँ काम करना पड़ गया तो भाग गए। झूरी अपने बैलों का यह आक्षेप न सुन सका, नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते।
अब जो झूरी था उसने कहा कि यहाँ पे भी तो काम करते थे, तो वहाँ से क्यों भाग आए? उन्होंने खाना नहीं दिया होगा, उन्हें इसलिए भाग आए। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बहनों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिलाकर रखते हैं। अब स्त्री ने कहा कि बस तुम ही खिलाना जानते हो, बाकी तो सब क्या है, पानी पिलाकर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, अब वो भी उसमें में जा रहा था चिढ़ाने में। वो बोलता, चारा मिलता तो क्यों भागते, बताओ, है ना। स्त्री चिड़ी, वो भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह इन्हें क्या नहीं करते, सहलाते नहीं हैं, है ना। अब उनका तो मायका था तो वो तो उसका समर्थन ही करेगी ना, है ना। 1 मिनट, ठीक, कहाँ चला गया, हाँ ठीक है। खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं, मतलब अगर जितना उन्हें खिलाते हैं उनसे काम भी उतना ही करवाते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग आए। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखा भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, चाहे खाए या मरे। अब उसे गुस्सा आ गया स्त्री को, तो वह बोलती कि मुझे कुछ नहीं दूंगी खाने के लिए, खली और चोकर के अलावा। अब चाहे सूखा भूसा मिलेगा इन्हें, ठीक है, अब चाहे ये खाए और ये मरे, मुझे कोई इससे परवाह नहीं है। वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। अब मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई, मतलब जो ना स्त्री थी झूरी की, उसने क्या आदेश दे दिया नौकरों को कि कोई भी इन्हें सूखा भूसा के अलावा कुछ नहीं देगा, सारे इन्हें क्या है, सूखा भूसा ही डालेंगे, ठीक है। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, मजूर मतलब मजदूर है इधर, ठीक है, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे, मालकिन मुझे मार डालेगी। चुरा कर डाला न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। अब जब उनको जो झूरी है उसे बर्दाश्त नहीं हुआ अपने बैलों पर ये अत्याचार, तो उसने कहा मजदूर से, अब अपनी स्त्री से तो कह नहीं सकता था वरना लड़ाई हो जाती घर में, तो उसने मजदूर से कहा कि ये क्यों नहीं डाल देता थोड़ी सी खली इनके आगे, ठीक है, जिससे इनका पेट भर जाए। तो अब जो नौकर था उसने कहा कि मालकिन मुझे मार डालेगी, है ना। अब जो झूरी है वो बोलता कि चुरा कर डाल दे फिर। अब फिर वो बोलता कि नहीं दादा, अगर मालकिन ने मुझे पकड़ लिया तो तुम भी क्या है, उन्हीं की साथ दोगे, मेरा तो कोई साथ ही नहीं देगा, मैं तो मर जाऊँगा, ठीक है, ओके। अब ये क्या है, हमारा ये फर्स्ट पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय। तो स्टे हैप्पी and subscribe the channel and like the video. Thank you.